check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikash Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikash Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikash Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikash Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And Hello everyone. मेरा नाम मानव चौहान है. इस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 87 आई है. एंड मेरा जो एग्जाम में ऑप्शनल था वो था सोशियोलॉजी. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड सेकंड इंटरव्यू था. तो सोशियोलॉजी में मेरे मार्क्स इस ईयर 76 आए हैं. 142 इन पेपर 1 एंड 134 इन पेपर 2. लास्ट ईयर में मेरे 76 मार्क्स थे, 136 इन ईच पेपर. तो एक कंसिस्टेंट स्टो रहा है. एंड मैंने सोशियोलॉजी के लिए कोई कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी. तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी या अप्रोच रही है टुवर्ड्स सोशियोलॉजी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हमारा मटेरियल या जो भी बेसिक सोर्सेस है. तो मेरा जो बेसिक मटेरियल था वो था स्टैटिक के लिए नितिन सांगवान सर की बुक, जो उसका ओल्डर वर्जन था वो सपोज पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. इसके अलावा सीपी क्लासेस की जो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है वो मैं रेफर करती थी फॉर ऑल द टॉपिक्स. एंड फॉर करंट मैंने 2 से 3 टेलीग्राम ग्रुप्स से ज्वाइन किए थे, जिनका आप नोट कर सकते हैं. डिसाइफर सिविल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सोशियोलॉजी एंड वन लाइनर यूपीएससी सोशियोलॉजी. तो ये जो ग्रुप्स है इन पर कभी कभी जैसे जो भी कंटेम्परेरी अफेयर्स हैं जो कि सोशियोलॉजी रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिजर्वेशन बिल, यूसीसी, सेम सेक्स मैरिज, तो इन पर काफी टाइम ना जो भी थ्रस्ट होते हैं, जो भी न्यूज में इश्यूज रहते हैं वो अपलोड किए जाते हैं. एंड उसको सोशियोलॉजिकली हम कैसे अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या जो भी कंटेम्परेरी थिंकर है वो इन टॉपिक्स के ऊपर क्या बोलते हैं, तो ये ऑफन टाइम्स अपडेट होता है. तो मैंने चैनल से कोई प्रोसेस नहीं बाय करे थे, पर जो भी अपडेट्स आते थे वो मैं फॉलो करती थी. एंड उससे जो भी मुझे वैलिड एडिशन मिलता था वो मैं अपने जो भी सिलेबस में जिस भी टॉपिक के अंदर वो फिट होता था और उसे वहां पर साइड में लिख लेती थी. ये 3 बेसिक सोर्सेस थे, तो स्टैटिक एंड करंट. पीवाई में मॉडल आंसर्स पे ही शून्य आईएएस की एक मॉडल आंसर की बुक आती है, आप रेफर कर सकते हैं, बट ये काफी बल्कि बुक है एंड इट इज नॉट वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड. लेकिन जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शायद हमारे पास बुक में या वीडियोज में कवर नहीं है बट पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो आप शून्य आईएएस की बुक से रेफर कर सकते हैं. वैलिड एडिशन के लिए भी आप उसको रेफर कर सकते हैं. बट आपको बस ये याद रखना है कि जो भी आपका मटेरियल हो वो लिस्ट को कंसाइज रहे. जैसे मैंने जो बाकी बुक लिस्ट सजेस्ट की जा रही है, हैरल नंबर्स, घनश्याम शाह, वो सब नहीं फॉलो करूंगी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड इन माइंड कि 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना है. तो मैं ज्यादातर सर्विस होता था वो अपने कंटेंट को लर्न करने में, मेमोराइज करने में ज्यादा करती थी रादर देन एक्सपैंडिंग माय नॉलेज बेस. क्योंकि ऑप्शनल में जो पीवाईक्यू है वो यूजुअली रिपीट होता है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू रिपीट हो जाता है. तो अगर आपने एक बार उसका कंटेंट अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया तो आप एज इट इज वो आंसर लिख कर आ सकते हैं. अब सेकंड थिंग इज कि मैं जो भी सोशियोलॉजी के टॉपिक होती थी उसे अप्रोच कैसे करती थी. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एलियनेशन का एक टॉपिक है, तो एलियनेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एलियनेशन का टॉपिक कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसके जो भी लास्ट 10 या 15 ईयर्स पे पीवाईक्यू आए हैं उसमें मैं एलियनेशन का टॉपिक देखी थी, इसे कितने डेप्थ में और कितने डायमेंशंस में पूछा गया है. उसके बाद मैं जो मेरी सीधी क्लासेस की सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट थी उसमें एलियनेशन का टॉपिक देखी थी एंड साइड बाय साइड इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके जा रही हूँ जो भी मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है. उसको करने के बाद मैं अपना जो भी मेरा बेसिक मटेरियल था नितिन सांगवान सर की बुक का, उसमें वो टॉपिक रीड कर रही थी इमीडिएटली. बिकॉज आप जब एक वीडियो देखने के बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक्टिवली रीड करते हैं, वेयरएज जब आप सिर्फ बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं तो यूजुअली जो विद इन द लाइन चीजें होती है वो हमें समझ नहीं आती. इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्लियर नहीं होता. बट हम जब वीडियो के बाद उसको रेफर करेंगे तो हम तो ज्यादा एक्टिवली वो चीज रिकॉल कर पाएंगे. इसके करने के बाद मैं ट्राई करती थी कि कुछ भी अगर लर्निंग के पर्पज से है, जैसे थिंकर्स के नेम है, थिंकर की बुक है, वो मैं याद करने की कोशिश करूं एंड फिर बुक बंद करके वापस मैं पीवाईक्यू पे जाऊं और पीवाईक्यू में देखूं कि ये पीवाईक्यू का मैं मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ आंसर क्या लिखूंगी. इसको मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो मैं इसमें कैसे इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं क्या डेफिनेशन यूज करूंगी, उसको मैं याद करने की कोशिश करती थी.
बिकॉज इससे आपके मेमोरी पर एक प्रेशर रहता है कि आपको एक्टिवली चीजें याद करनी है वाइल रीडिंग थिंग्स, आप पैसिवली नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब मुझे समझ में आया कि मेरा ये टॉपिक कवर हो गया, तो PYQ का मैंने एक मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ आंसर किया कि इसका मैं एंडियो क्या करूंगी, इसके बॉडी के मैं क्या सफाट रखूंगी, इसको मैं कंक्लूड कैसे करूंगी। ऐसे करके मेरा एक पूरा साइकिल ऑफ टॉपिक खत्म होता था। PYQ से शुरू होगा, PYQ पर ही एंड होता था। तो ऐसे आप पूरी जो भी आपके टॉपिक है उस पर सारे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। आप उसका वीडियो भी देख रहे हैं जिससे डायरी एडिशन हो रहा है, आप उसका PYQ भी कर रहे हैं और आप मेंटली उसको याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिकॉज ऑप्शनल में यूजुअली ये होता है कि पढ़ा सब कुछ रहता है बट याद नहीं रहता है। तो हमें जो भी चीजें हैं उसको एक्टिवली साइमल्टेनियसली रिवाइज करके याद करने की कोशिश करनी। थर्ड थिंग इज आंसर राइटिंग या फिर टेस्ट सीरीज। तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी थी और सोशियोलॉजी की, बिकॉज PYQs रिपीट होते हैं तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। प्लस मेरे साथ ये चीज है कि मुझे भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस था, तो मुझे ये था कि अरे मुझे कंटेंट पता है तो आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ। बट यूजुअली सबके स्ट्रेंथ्स अलग है, तो इफ इन केस अगर आपको लगता है कि आपको लिख कर ही याद होगा या आप जब तक नहीं लिखते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ज्यादा फोकस उस पर याद करने पर दे रही थी rather than that writing and practicing। तो वो मेरी उसमें स्ट्रैटेजी थी। लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी टॉपर कॉपीज हैं आप उनको रेफर करें, देखिए कि वो कैसे इंट्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे सृष्टि देशमुख मैम की जो टॉपर कॉपीज हैं विजन IAS की वेबसाइट पर, मैं वो काफी टाइम रेफर करती थी टू सी कि वो कैसे आंसर्स को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे पेपर 2 में काफी सारे GS टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसपे हम बुक में कंटेंट हमें नहीं मिलता, तो जो भी अवेलेबल कंटेंट है उसको भी हम कैसे सोशलाइजेबली लिखें वो आप पेपर कॉपीज के थ्रू जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी में टेस्ट सीरीज हैं वो मैंने पर्टिकुलरली कोई ज्वाइन नहीं करी थी, बट एक कोचिंग है टॉपर्स IAS करके, तो जो भी प्री क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था उसके लिए उन्होंने फ्री टेस्ट सीरीज अरेंज करी थी। तो मैंने उसमें रजिस्टर जरूर किया था, बट क्योंकि पॉजिटिव टाइम थी एंड मेरे को ज्यादातर ये पता था कि मैं लिखकर प्रैक्टिस करने की जगह उसको एक्टिव रिकॉल के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो मैंने कोई भी आंसर नहीं लिखा। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट उनका इवैल्यूएशन पैरामीटर, बट ऐसे काफी सारे फ्री इनिशिएटिव्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प ले सकते हैं आप डेफिनेटली लीजिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप्स मैंने आपको सजेस्ट करे हैं जैसे डिसाइफर सिविल्स, उसके अंडर ही और ब्रेनस्टॉर्मिंग सोशियोलॉजी, इनके अंडर ही सब ग्रुप्स रहते हैं जिस पर आप अपने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई और भी क्वेश्चंस लिखकर क्लोज कर सकते हैं स्कैन करके, एंड जो भी मेंटर्स या फिर पीयर हैं वो अवेलेबल होते हैं टू चेक योर आंसर्स। तो इफ इन केस अगर आपको लगता है कि आप डेली ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप वैसे उसको करिए। बट PYQ जो भी है वो आपका बेसिक रूल्स रहना चाहिए, एंड PYQ के जो भी सजेस्टेड मॉडल आंसर्स हैं आप वो फॉलो करिए। जैसे शून्या की जो बुक है उसमें नॉट एवरी आंसर इज अप टू द मार्क, लेकिन उनका कंटेंट बाकी अवेलेबल सोर्सेज से काफी अच्छा है। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद मेन में नहीं है, तो वो वाले टॉपिक्स आप शून्या की बुक से देखें कि उन्होंने कैसा न्यू क्वेश्चन कॉन्ट्रेस्ट किया है, क्या इंट्रोडक्शन यूज किया है, क्या मॉडल या कंक्लूजन किया है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो मैंने जो भी अपनी प्रिपरेशन करी है वो ग्वालियर से ही करी है, जो कि मेरा होम टाउन है, एंड मैं दिल्ली नहीं करी प्रिपरेशन के लिए। तो ये मेरा डिसीजन बेसिकली इस फैक्टर पर डिपेंडेंट था कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने होम टाउन में हूँ और मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो मेरा दिल्ली ना जाके काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हुआ है। फॉर इंस्टेंस अगर आप जाते हैं तो आप PGs में रह रहे हैं, आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, आप बाकी सारी सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ है या जो भी बाकी इशूज़ हैं आपको भी बहुत टैकल करने पड़ते हैं। बट जब आप अपने घर से प्रिपेयर करते हैं तो आपके बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वेल टेकन केयर ऑफ होती है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। बट यूजुअली एस्पिरेंट्स ये चैलेंज फेस करते हैं कि जब वो पढ़ाई पर होते हैं वो उतने रूटीन से नहीं पढ़ पाते, उनके पास वो पीयर ग्रुप नहीं होता है, वो कंपटीशन नहीं एनालाइज कर पाते हैं जो अवेलेबल है या जो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, एंड मेरा रूटीन ये रहता था जैसे 11 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी जाती थी एंड 7:30 के आसपास मैं लाइब्रेरी से वापस आती थी। तो लाइब्रेरी में मैं जो भी वर्क रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी मुझे टेक्स्ट के थ्रू करना है, बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर करना है, इफ इन केस किसी दिन का मुझे पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर की अच्छी रीडिंग करनी है,
वो मैं लाइब्रेरी में कर रही हूँ ताकि जो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, बिकॉज अगर आप एक टेबल चेयर पे बैठे हुए पढ़ते हैं वर्सेस अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं, उस पर भी आपकी एफिशिएंसी काफ़ी डिफर करती है। तो घर पे वो एक लेट बैक एटीट्यूड ना आए, उसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप राउंड से प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइब्रेरी में आपको काफ़ी सारा पीयर ग्रुप और एक स्टडी एनवायरनमेंट भी डेफिनेटली मिलता है। एंड घर पे आकर जैसे मुझसे बुक्स रही उसके बाद पढ़ाई नहीं होती थी, तो उस टाइम पर मैं जो भी वीडियोस होते थे, जो भी करंट रिलेटेड न्यूज़ होती थी वो वॉच करती थी। तो आपको बस ये ट्राई करना है कि जो भी टाइम पे आप कोई चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। जैसे अगर आप बुक्स को पढ़ने के बाद आपका काफ़ी सारा टाइम जा चुका है, आप बोर फील कर रहे हैं, तो अब आप अपना जो स्विच है वो आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उन पर जा सकते हैं। अदर जो चैलेंज रहता है इस जर्नी में वो है मोटिवेशन का। फॉर इंस्टेंस जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं इंटरव्यू तक गई थी एंड 3 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद बहुत अच्छी रैंक नहीं तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बट जब फाइनल लिस्ट में नेम नहीं था एंड नेक्स्ट 3 दिन बाद ही अगले ईयर का पेम्स था, तो उस टाइम पर आपकी फैमिली का सपोर्ट होना, इमोशनल सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि तुम वो एग्जाम जाकर दे दो, बस उससे साथ उसके रिजल्ट के साथ अटैच मत हो, सिर्फ एग्जाम दे दो। एंड वो मोटिवेशन इनफ है। अगर आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है आपने हार्डवर्क किया है, तो नो मैटर कि आप कितने भी डिसऑर्डर हो जाए फेलियर के बाद, अगर कोई ये बोलने वाला है कि आप उस रिजल्ट पर मत डिपेंडेंट हो, आपने जो भी पढ़ाई करी आप सिर्फ उसमें बेस्ट हो जाए, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है। तो और ग्रेजुअली और लक की भी बात है कि मेरा उसी ईयर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ है और टॉप 100 रैंक आई है। जिस ईयर मैं प्रीलिम्स के लिए 3 दिन पहले ही एक्चुअल प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी मे में ही था। तो इस वे में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी फैमिली सपोर्ट है आप उससे कांस्टेंट टच में रहिए। यूजुअली बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं जर्नी में जब उन्हें कांस्टेंट फेलियर्स मिलते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, तो वो ऑफन कंपटीशन के तौर पे आपको देखते हैं। तो अपने जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं उनकी क्लोज रहिए एंड इस जर्नी को एज एन एग्जाम ही देखिए, इसको अपनी लाइफ का एकदम सेंट्रल पॉइंट नजर आइए। इट इज एन एग्जाम, उसको एग्जाम जैसे हैंडल करिए एंड जैसे आपने अभी तक सक्सेस और फेलियर से डील करा है धीरे धीरे वैसे ही करिए। अदर देन दिस एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि आप एक सेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सोच के रखिए अपने दिमाग में। जैसे मैंने ये सोच के रखा था कि 2 से 3 अटेम्प्ट में अगर मेरा क्लियर होता है तो वेरी गुड, इफ इन केस नहीं होता है तो मैं कुछ बैकअप ऑप्शन रखूंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज जो है वो ज्यादा हो रही है, आपके काफी सारे अटेम्प्ट्स हो गए, तो प्लीज कोई बैकअप ऑप्शन भी एक प्लान करके रखिए, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा कि इफ इन केस यू फेल आप उसको बिल्कुल ही एकदम स्क्रैच पर नहीं आ जाते हैं। बट इसमें भी आपको एक श्योरिटी रखनी है कि आप ऑप्शन बी को ऑप्शन बी ही माने, जो भी आपका फोन है उस पर आप बिल्कुल फोकस्ड रहते प्रिपेयर करें। बट ये ओवरऑल जो भी फैक्टर्स हैं अगर आप दिमाग में रखेंगे एंड तो आई थिंक आपकी जो एग्जाम साइकिल है वो मोर ईजियर हो सकती है। एंड लास्टली ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू BKD टीम फॉर ब्रिंगिंग वेरी ऑनेस्ट वीडियोस फ्रॉम दी टॉपर्स। जैसे काफ़ी सारे टॉपर्स है, विशाल अच्छा सर हैं, मुझे प्रियदर्शनी मैम है, इन सब की जो भी सोशलॉजी की स्ट्रैटेजी थी वो मुझे रियली हेल्प करी थी टू मेक माई ओन स्ट्रैटेजी। तो आई जस्ट सजेस्ट कि जो भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है उसमें से आपको जो भी अपने लिए यूज लगे आप सिर्फ वही यूज करें। अगर ये एग्जाम 1000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो इसको 1000 वेज ऑफ अप्रोच है, आपके साथ जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को सूट करें आप सिर्फ वो पोर्शन यूज करिए एंड अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको आप डिवाइस करें।